इस लड़की के पास एक मॉन्स्टर है जिसकी पूरी बॉडी कुत्ते की है, सिर्फ उसका सर इंसान का है। फिर वो उसे पहाड़ी की चोटी पर ले जाती है और उसके कान में बोलती है मर। फिर वो उसके सर पर पिस्टल रखती है और उसे गोली मार देती है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। ये देखकर वो हंस रही होती है क्योंकि 30 साल पहले वो एक इनोसेंट लड़की थी, उसे एक मर्डर केस में फंसाया गया। उसने मर्डर नहीं किया था, फिर भी उसे ये मर्डर कबूल करना पड़ा क्योंकि एक आदमी पहाड़ी की चोटी के ऊपर उसके बेटे को लेकर खड़ा था। अगर वो ऐसा ना करती तो वो उसे नीचे फेंक देता। अब उसे जेल के अंदर डाल दिया गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब होता है। उसे कोई चीज पोजेस कर लेती है, जिसके बाद उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, सबकी हेल्प करती है। इवन जेल के अंदर ही उसने अपनी किडनी भी डोनेट की थी। अब वो जेल के अंदर एक लीडर की तरह है, सभी उसकी बात मानते हैं और सभी उसकी अच्छाइयों से वाकिफ है। इस वजह से उसे जल्दी बेल मिल जाती है। आज 13 साल बाद वो अपने गाँव आई है, जहाँ उसका पति उसका वेलकम करता है, लेकिन वो केक को नीचे गिरा देती है क्योंकि सभी गाँव वालों को लगता है कि वो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर आई है। लेकिन सच तो ये है कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था और सबको यही लगता है कि वो एक साधारण लड़की बन गई है। लेकिन ये सब तो उसकी प्लानिंग थी। असल चेहरा तो वो अब दिखा रही है क्योंकि अब वो उस आदमी से बदला लेगी जिसने उसे फंसाया था। बॉस अब उसकी शक्तियों से तंग आ चुका है। वो उसको पावर कंट्रोल करने के लिए ट्रेन करेगा। वो पहले चेस्ट पीस को शूट करने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन लीजा एक ही शॉट में सामने वाला मिरर तोड़ देती है। फिर बार बार ट्राई करने पे फाइनली लीजा अपनी पावर को कम कर लेती है, जिससे वो बहुत ही खुश थी। वो खुशी से टेबल ही तोड़ देती है, इसलिए बॉस उसे बाहर ले आता है। वो उसे क्लाइंबिंग करने का बोलता है। वो 10 सेकंड के अंदर ही ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो रस्सी के भी ऊपर बंदर की तरह स्पीड से चढ़ जाती है। फिर बॉस उसके पीछे टायर बांध देता है। इतने टायर होने के बावजूद भी लीजा को कुछ फील नहीं होता। लीजा एक ही पंच में पंचिंग बैग को तोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। वो चाहती है कि उसकी पावर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा ना किया तो बॉस उससे शादी करेगा नहीं। फिर बॉक्सिंग के दौरान बॉस उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद उनका बाउंड बनने लगता है। लीजा को भी लगा बात बन जाएगी। वो अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर रही है। पार्ट 6 के लिए लाइक करो। ये बच्चा एक खिलौने को हवा में करता है जो आवाज कर रहा होता है। ये देखते ही उसकी मॉम डर जाती है और उसका पिता उसकी ओर भागने लगता है। वो देखता है कि जंगल में कोई चीज उसकी ओर आ रही होती है। अभी वो अपने बच्चे को पकड़ पाता है, वो मॉन्स्टर उसके बेटे को एक झटके में ही मार देता है। ये देखकर उन सबकी सांसें अटक जाती है। उसकी सिस्टर भी कुछ बोल नहीं पाती। अपने बेटे की मौत के बाद वो शांत हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब इसलिए वो इस जगह से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो एक जगह शेल्टर लेते हैं और बच्चे कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सर्वाइवल उन्हें मिलता नहीं है। और रात को सोने से पहले वो रेत की मदद से एक लाइन बनाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर रेत को क्रॉस नहीं कर सकते। जब वो रात को खेल रहे होते हैं तो कैंडल गलती से गिर जाती है, जिस वजह से आग लग जाती है। वो आदमी आग बुझाने लगता है, जिसके शोर से आवाज पैदा होती है और वो मॉन्स्टर फिर से उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो शांति बना लेते हैं ताकि उनकी लोकेशन का पता न चल सके। उनकी किस्मत अच्छी थी, वो मॉन्स्टर नहीं थे, वो बस रैकून के बच्चे थे। ये देखने के बाद उनको राहत मिलती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर हैं जो भी आवाज करेगा वो उनको अपना शिकार बना लेते हैं। वो देख नहीं सकते, लेकिन सुनने की शक्ति बहुत तेज है। ये लड़की बहुत ही भूखी है, हर टाइम वो खाती है। उसे अपनी भूख पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वो पेस्ट्री शेफ का काम करती है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम है, जिसकी बॉडी सलमान खान से भी अच्छी है। उसे आज रियलाइज हुआ कि वो मोटी हो चुकी है। वो पेट छुपाने के लिए बहुत सारे कपड़े ट्राई करती है, लेकिन हर ड्रेस के अंदर उसका पेट नजर आ रहा है। फिर वो शादी पर चली जाती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे सिर्फ खाता देख रहा था। वो बिना रुके हर चीज को खा रही थी। उसकी हरकतों से उसका बॉयफ्रेंड शर्मिंदा था। वो उसे रोकता है, लेकिन लीजा बताती है वो पेस्ट्री शेफ है, उसे हर चीज टेस्ट करनी चाहिए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं। फिर वो कपल आता है जिनकी शादी हो रही थी। वो लड़की लीजा को बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात लीजा को हर्ट करती है। वो रोने लगती है और शादी छोड़कर निकल जाती है। वो अपनी दोस्त के पास जाती है और सारी सिचुएशन उसे बताती है। उसकी दोस्त बताती है तुम्हें वेट लॉस करना होगा, जिसके बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुद ही तुम्हें प्रपोज करेगा। वो जिम ज्वाइन करती है, जहाँ वो स्लिम लड़कियों को एक्सरसाइज करता हुआ देख रही थी, लेकिन वो जल्दी थक जाती है। वो वेट चेक करती है, लेकिन अभी तक वेट कम नहीं होता। अब शायद वो मेडिसिन का यूज करेगी वजन कम करने के लिए। पार्ट 2 के लिए लाइक करो। उसकी बॉडी इंसानों की है, लेकिन उसका फेस शीप का है। ये आधा इंसान और आधा शीप तबेले में आता है। वो भेड़ों को घूरा होता है। सभी भेड़े उसे देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ये पहली दफा था कि उन्होंने किसी ऐसी क्रिएचर को देखा। फिर एक भेड़ झुंड से निकलती है, सभी उसको देख रहे होते हैं। वो कार्रवाई डाल देता है। उस बात को 5 महीने गुजर चुके हैं। अब भेड़ें बच्चों को जन्म दे रही होती हैं, लेकिन वो भेड़ 1 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखते ही लीजा घर ले आती है और उसे बच्चों की तरह दूध पिलाती है। दूसरी और उसकी माँ तबेले में चिल्ला रही होती है। वो पति पत्नी दोनों उसे बच्चे की तरह केयर करते हैं और अपने बच्चे की तरह प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन वो भेड़ हमेशा विंडो के बाहर खड़ी होती है और अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही होती है। फिर उस बच्चे को दिखाया जाता है जो आधा शीप होता है और आधा इंसान, बिल्कुल उसी मॉन्स्टर की तरह। लीजा ने उसे अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उसकी बेटी की डेथ हो गई थी, लेकिन वो मदर शीप से बहुत तंग आ जाती है। वो बंदूक निकालती है और उसे शूट कर देती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर जरूर आएगा इनसे बदला लेने के लिए और अपने बच्चे को बचाने के लिए। पार्ट 2 के लिए लाइक करो। ये आदमी इतना मूर्ख है कि इसने अपने घर के नीचे बंकर बना लिया। आज वो टेस्ट करने के लिए इसके अंदर जाता है, लेकिन तभी प्लेन क्रैश होता है उसके घर के ऊपर, जिससे उसे लगता है कि एटमी धमाका हो गया। इसलिए वो बंकर पर 25 साल का लाख लगा देता है। 25 साल बाद ही अब ये बंकर खुलेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन साइंटिस्ट अपनी पत्नी को बताता है कि इस बंकर के अंदर हर चीज मौजूद है जो 25 सालों तक हमें जिंदा रखेगी। उसकी पत्नी मन ही मन में उसे गालियां देती है, लेकिन क्या करे, अब उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। वहाँ पर एक टीवी होता है, लेकिन उस पर सिर्फ मोटू पतलू ही आप देख सकते हैं। बाहर की कोई खबर नहीं मिल सकती।
व्यक्ति। जल्दी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और कुछ महीनों के बाद उसकी डिलीवरी होती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है। टाइम ऐसे ही गुजरता है, देखते ही देखते काफी साल गुजर जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है। अब 25 साल पूरे होने वाले थे। रात को उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। बंकर का दरवाजा खुलता है, वो खुशी से डांस कर रहे होते हैं। उसका पति बाहर जाके देखता है तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। वो एक आदमी को देखता है जो कचरे से निकाल कर खाना खा रहा होता है। यहाँ तो कुछ और ही सिस्टम चल रहा है। 25 साल बाद अर्थ पर क्या हुआ, पार्ट 2 के लिए लाइक करो। ये आदमी हवा के साथ डांस कर रहा होता है, लेकिन सच तो ये है कि उसके सामने एक आत्मा होती है जिसका उसे पता ही नहीं है, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही होती है। लेकिन ये राज भी उसे नहीं पता। वो बाहर आता है, हर जगह उसे आत्मा दिखाई दे रही होती है। उसे लगा उसके दिमाग में लोचा है। वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी एक आत्मा नजर आती है जो किसी पुराने डॉक्टर की थी। अब उसे टीचर की जॉब मिल जाती है। बच्चे उसे बहुत तंग करते हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं कौन जिंदा है कौन मर चुका है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब सिटी में एक ही स्कूल बचा है, वो वहाँ जाता है, उसे हायर कर लिया जाता है। जब वो क्लास में जाता है तो वहाँ तोड़ फोड़ हुई पड़ी होती है। वहाँ कुछ स्टूडेंट उसे डराने लगते हैं, लेकिन पीटर उनसे नहीं डरता। वो भी हैरान होते हैं क्योंकि एक साधारण आदमी की नजर से तो ये नजारा हो रहा था, लेकिन पीटर तो आत्मा को देख सकता है, वो नहीं डरता। पीटर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर उसे एक लड़की नजर आती है जिसे वो जानता होता है क्योंकि वो पहले मर चुकी थी। उसे पता चल गया कि सभी आत्माएं। वो स्कूल से भागने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो स्टूडेंट भी उसके पीछे ही होते हैं, लेकिन वो स्कूल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि कोई शक्ति उन्हें वहाँ पर रोके हुए है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, इनको यहाँ पर किसने फंसाया? 10,000 लाइक करो, पार्ट 2 भी आया। इस बच्चे को एक स्प्रे की बोतल मिलती है। वो दीवार पर एक खूबसूरत सा डॉग बनाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो उसने पेंटिंग बनाई थी वो देखते ही देखते दीवार से रिमूव होकर नैनो पार्टिकल में बदल कर एक खूबसूरत डॉग बन जाती है जो जिंदा होता है। वो कुत्ता इसका पीछा करता है। बच्चा जब उसे पलट कर देखता है तो वो खुद को इनविजिबल कर लेता है। तो अगले दिन जब स्कूल जाता है तो कुछ लड़के उसे तंग करते हैं जो पहले भी उसके साथ ऐसा कर चुके थे। फिर वो अपनी चीजें उठा रहा होता है। पेंसिल का बैग खुद ही हवा में फ्लोट करता है और वो बुली करने वाले लड़के को जा लगता है। बच्चा हैरान था ये कैसे पॉसिबल है। वो बच्चे इसको फिर से मारने के लिए वापस आते हैं। वो इस पर वार करते हैं, लेकिन वो इनके सारे वार को डॉज कर देता है जैसे कोई उसकी बॉडी को मूव कर रहा हो। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। असल में ये कुत्ता ही था जो उसकी रक्षा कर रहा था। अब पीटर को शक हो गया। वो उस जगह जाता है जहाँ उसने पेंटिंग बनाई थी, लेकिन वो पेंटिंग वहाँ से गायब थी। फिर वो कुत्ता उसके सामने आ जाता है। पीटर उससे डरने लगता है। ये कुत्ता बहुत ही विकसित है जो बोल भी सकता है। पीटर डर के चारपाई के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो कुत्ता उसे समझाता है कि वो उसकी रक्षा करने के लिए है और वो उसी का पेट है। पीटर समझ गया, लेकिन ये चीज वो सच से छुपाना चाहता था। फिर डॉग उसको अपनी शक्ति दिखाता है और वो इनविजिबल हो जाता है। पार्ट 2 के लिए लाइक करो। ये आदमी लड़की के बैठते ही उसे टच करने लगता है। वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी फिर भी नहीं रोकता। वो बोलता है मूवी स्टार्ट होने वाली है। लड़की उस पर गुस्सा करती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन वो बोलता है मैंने तो तुझे टच ही नहीं किया। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी का साथ देती है। वो उसे बास्टर्ड बोलकर वहाँ से निकल जाती है। फिर मूवी स्टार्ट होती है, लेकिन स्क्रीन पर उसी का क्लिप दिखाया जाता है जो कुछ देर पहले उसने लड़की के साथ किया था। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे थप्पड़ मारती है और बाकी सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये हेनरी है जो पहले भी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, लेकिन अब उसका पोल खुल चुका है। वो गिर जाता है। फिर एक खूबसूरत लड़की उसकी हेल्प करती है, उसे ऑफिस में ले जाती है। उसे पूछती है कि ये लोग तेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे। वो बताता है शायद ये मुझसे मेरा मोबाइल छीनना चाहते थे। लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। हेनरी तो यही चाहता था। वो उसे शर्ट उतारने का बोलती है। वो उसकी बॉडी की तारीफ करती है। हेनरी के अंदर भी लड्डू फूटने लगते हैं। लड़की उसके करीब आती है, उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है, एक कमरे में बंद कर देती है और दरवाजा लॉक कर देती है। वो बताती है पार्ट 2 के लिए लाइक करो। इस लड़की ने पटाखों को आग लगाई और फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड चेक करने के लिए आया, लेकिन वो साइकिल लेकर म्यूजियम के अंदर चली गई। यहाँ वो कोई चोरी करने नहीं बल्कि एक महंगी पेंटिंग की डील करवाने आई है। वो अपने बॉस से पेंटिंग लेती है और फिर सिटी के बड़े गैंगस्टर को चेक करवाती है। उसका आदमी चेक करता है और कंफर्म करता है कि ये असली पेंटिंग है। जिसके बाद वो $8 लाख लाते हैं उसे देने के लिए, लेकिन लीजा की डिमांड $9 लाख की थी। जिसके बाद वो पेंटिंग को पैक करने लगती है, लेकिन गैंगस्टर गन निकाल लेते हैं। लीजा मान जाती है, लेकिन चुपके से वो बैग को टर्न कर देती है क्योंकि बैग की दोनों साइड पर पेंटिंग थी। इस बार जब उसने बैग खोला तो अंदर से डमी पेंटिंग निकली। वो पैसे लेकर निकल गई, लेकिन तभी गैंगस्टर को पता चल गया कि उसके साथ स्कैम हुआ है। वो सबसे बड़े किलर को कॉल करता है और उस लड़की को मारने की सुपारी दे देता है। लेकिन ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, ये बहुत ही शातिर है। पार्ट 2 यहाँ नीचे अटैच कर दिया। इस आदमी का हाथ एक स्टील की दीवार के अंदर फंस जाता है, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा होता। वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। बड़ी कोशिश करने के बाद भी अपने हाथ को नहीं निकाल पाता। अब तो उसका पूरा बाजू अंदर चला गया। तभी उसके टीम मेंबर वहाँ जाते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं और बड़ी मुश्किल से उसका हाथ बाहर निकालते हैं। और साथ ही वो हैरान होते हैं क्योंकि अब उसका सारा बाजू कट चुका था, लेकिन अजीब बात थी कि उसे दर्द नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी कुछ वो समझ पाते, तभी जैक का हाथ खुद ही चलता हुआ आता है, जिससे सभी डर जाते हैं। वो जल्दी से उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। हाथ की मूवमेंट से ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और वो शायद कुछ लिखने की ट्राई कर रहा है। वो उसे लिपस्टिक देते हैं जिससे वो जमीन पर 2 चाइनीज वर्ड लिखता है, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पाता। अभी ये सब चल रहा होता है, तभी उनके एक और टीम मेंबर के साथ कुछ इससे भी ज्यादा अजीब होता है।
होता है। पार्ट 2 के लिए लाइक करो। इस आदमी को खांसी होती है, फिर अगले ही पल उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है और फिर किसी पेपर की तरह उसकी पूरी बॉडी फोल्ड होने लगती है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। इवन सामने खड़ी ये लड़की उसे देखकर डर से कांप रही होती है। लेकिन हैरानी की बात, वो आदमी अभी तक मरा नहीं। डॉक्टर बताती है ये मौत से भी बदतर है, क्योंकि उसके पूरे जिस्म की हड्डियां टूट चुकी थी और उसकी बॉडी से खून की बजाय एक काला लिक्विड निकल रहा होता है। अभी वो कुछ समझ पाते हैं, एक और आदमी की मौत हो जाती है जिसके पूरे जिस्म को छुरियों से काटा होता है और उसकी बॉडी से भी काला लिक्विड निकल रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन टीम को एक चीज का पता चल गया, दोनों मर्डर एक इंसान ने किए हैं। रिपोर्ट से उनको पता चलता है उनकी बॉडी से निकलने वाला लिक्विड कहाँ से मिलता है। वो उस जगह जाते हैं और उस आदमी के बारे में पूछ लेते हैं। वो एक बोट पर काम करता था। इन्हें अब यकीन है किलर यही है, इसलिए उससे मिलने से पहले वो एक स्नाइपर को हायर करते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके। वो जब जिमी से पूछताछ कर रहे होते हैं, इससे पहले वो बोल पाता उसका मुंह ही बंद हो जाता है, जैसे किसी दृश्य चीज ने उसके मुंह को बंद कर दिया हो। अब ये क्या है, पार्ट 2 के लिए बस लाइक करो। अब गैंगस्टर ने इसके पीछे किलर लगा दिया था जो लीजा को मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन लीजा ये सब पहले ही जानती थी। उसे पता है कि किलर उसके पीछे है। वो पब्लिक प्लेस में घूम रही है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ उसे नहीं मार सकता। वो शॉपिंग करने के लिए पैसे नहीं देती, हर जगह से चीजें चुराती है। फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए अंदर जाती है। किलर को मौका मिला, उसने शूट कर दिया, लेकिन उसने गलती से किसी और को ही गोली चला दी क्योंकि लीजा तो अभी जिंदा है। किलर फिर उसका पीछा करता है। सारा दिन चलने के बाद फाइनली वो अपने फ्लैट पर आ जाती है। किलर भी सामने वाली बिल्डिंग में है। वो स्नाइपर को सेट करता है और उस पर निशाना लगाता है। तभी वो देखता है कि लीजा के साथ कोई आदमी भी है। वो दोनों एंजॉय करने लगे हैं और इतने में लाइट बंद हो जाती है। किलर भी माइक लगाता है और उनकी आवाजें सुनने लगता है। उसकी उम्र 50 साल होने वाली है, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं करी। वो ये आवाजें एंजॉय कर रहा होता है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, वो देखता है लीजा जा रही है। यहाँ वो उसे शूट कर सकता था, लेकिन शायद अब वो भी किसी और चक्रों में है। पार्ट 3 के लिए लाइक करो। ये लड़की एक बहुत बड़े फ्रीजर के अंदर फंस चुकी है। सिचुएशन ये है कि दरवाजा लॉक हो चुका है और कोई बाहर से उसकी आवाज भी नहीं सुन पा रहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं आती। वो कोशिश करती है उस दरवाजे को तोड़ने के लिए, लेकिन वो जितना भी जोर लगा ले, जो भी कर ले, दरवाजा नहीं टूटता। अब ठंड की वजह से उसकी बॉडी कांप रही होती है। फिर वो घड़ी पर टाइम देखती है। उसने अनुमान लगाया कि थिएटर में मूवी खत्म हो गई होगी, लोग यहीं से निकलेंगे। वो दरवाजे को जोर जोर से बजा रही होती ताकि कोई तो उसकी आवाज सुन ले, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा बच्चा उसकी आवाज सुनता है, लेकिन अगले ही पल उसका पिता आ जाता है जो उसे ले जाता है। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। फिर वो ठंड से बचने के लिए अपने पाँव को डांपती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन पंखों को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। हवा तेज होती है, वो बंद नहीं होते, उल्टा वो नीचे गिरती है जिससे उसका पाँव टूट जाता है। अब वो अपने पाँव को एक जगह फंसाकर उसको ठीक कर लेती है। फिर वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, जिससे पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर उससे दोस्ती हो जाती है। उसे चॉकलेट का डब्बा मिलता है, वो खुद भी खाती है और उस चूहे को भी देती है, जिससे उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। वो फिर से रेडी होती है इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन कैसे? पार्ट 2 के लिए लाइक करो। इस लड़की को जंगल में एक आंडा मिला, वो उसे घर ले आती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़े आकार का हो जाता है और वो टूटने लगता है। वो डर जाती है, पीछे हट जाती है। उसके अंदर से एक मॉन्स्टर का हाथ निकल रहा है। वो डरकर अलमीरा में छुप जाती है। वो देखती है कि संडे से एक बहुत ही खौफनाक परिंदा निकला है जो दिखने में बहुत ही गंदा है, लेकिन वो विंडो का शीशा तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। उसका पिता वहाँ आता है, लेकिन वो बताती है कि ये विंडो किसी ने पत्थर मार के तोड़ी है। फिर रात को उसे किसी की आने की आवाज आती है। जब वो देखती है वहाँ पर वही मॉन्स्टर होता है। वो डर जाती है, लेकिन वो परिंदा उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो अच्छे पेट की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। फिर वो उससे दोस्ती कर लेती है, उसे अपने बेड के नीचे रहने की जगह देती है। लेकिन जब वो सो रही होती है, उसे पड़ोसी के कुत्ते की आवाज तंग कर रही होती है जो उसे सोने नहीं देती। ये चीज मॉन्स्टर ऑब्जर्व कर लेता है। वो उस कुत्ते को मारकर उससे पास ले आता है। जब लड़की देखती है तो वो डर जाती है। अब वो उसको अलमीरा में छुपा देती है और उसके लिए खाना लाती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता। फिर लड़की वही दाने अपने मुंह में डालती है और फिर जब उसके सामने करती है तो वो खा लेता है। ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसे पता नहीं है। अब तो उसके बाल भी झड़ रहे हैं, उसका साइज भी बड़ा हो रहा है। ये उसके लिए खतरा है या उसके साथ रहने वालों के लिए। पार्ट 3 के लिए लाइक कर। ये वही लड़की है जो मुंह में चीजें डालकर चोरी करती है। क्लर्क के पूछने पर लीजा ने कुछ भी ना लेने का इशारा किया। वो उसके लिए कुछ लेने गया। लीजा को फिर मौका मिल गया। उसने और ज्यादा ज्वेलरी मुंह में डाल ली, लेकिन जब वो वापस आया, लीजा को वो नेकलेस भी पसंद नहीं आया। अब वो सिर्फ यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि उसने चोरी तो कर ली थी। वो शॉप से निकल पाती, तभी वहाँ पे पुलिस वाला आता है जो उनका दोस्त होता है। वो लीजा पर शक करता है। वो थोड़ी पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर लीजा को बोलता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए नेकलेस लेना है, मेरी हेल्प कर दो चूज करने में। लीजा मान जाती है और फिर मौका पाकर एक नेकलेस को क्लर्क की जेब में लटका देती है ताकि सारा शक उसी पे जाए। और होता भी ऐसे ही है। वो उस क्लर्क को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला उसे ले जा रहा होता है, तभी लीजा दूर से स्माइल कर रही होती है और उसे देखकर हंस रही होती है। तभी लीजा को पीछे से कोई टक्कर मारता है, जिस वजह से ज्वेलरी उसके गले में अटक जाती है और सबके सामने उसका पोल खुल जाता है। पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और क्लर्क को भी दोबारा नौकरी मिल जाती है। यह है सच का अंजाम। अब गोल्ड और डायमंड में क्या चूज करोगे? ये सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को डरा रहा होता है। छोटी लड़की आगे बढ़ती है और इसके हाथ को पकड़कर मोड़ देती है और उसे नीचे गिरा देती है और फिर एक किक मारती है। ये टाइगर श्रॉफ से भी ज्यादा ताकतवर थी। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ये लड़का उसे बाजू में लपेट लेता है और नीचे गिरा देता है। फिर वो इनका कार्ड चुरा लेता है। ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, इनके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। इसको देखो, ये किसी चीज को भी इशारे से आग लगा सकता है। आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं, वो सुपर पावर ये रखते हैं। इन्हें यहाँ कैद करके रखा गया है क्योंकि बाहरी दुनिया पर एलियन ने हमला कर दिया है। जितने भी सुपर हीरो थे उन्हें मार दिया गया है। अब वो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी एक लड़की एक से टकरा जाती है, जिसके बाद इनका राज खुल जाता है। सिक्योरिटी इन्हें घेर लेती है। लड़की फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और सिक्योरिटी गार्ड की सीढ़ियां बनाकर इस बिल्डिंग
बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और फिर एक छोटी ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोबारा से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उस डब्बे को हवा में उठा लेते हैं, लेकिन अभी वो बच्चे उनको अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए जल्दी उनका डब्बा नीचे गिर जाता है। लेकिन किसी को चोट नहीं लगी होती। वो देखते हैं कि वहाँ एलियन की शिप खड़ी है। वो जल्दी से उसके अंदर आ जाते हैं। एलियंस को शक हो जाता है, वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो शिप को उड़ा लेते हैं। ये माँ बहुत ही जालिम है। सुबह उठते ही वो अपनी बेटी के बाल काटती है और फिर उसे बताती है कि वो बहुत खूबसूरत है। वो चल सकती है, लेकिन उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बिठाती है। वो मुंह से खाना खा सकती है, लेकिन वो उसे ट्यूब से खाना खिलाती है और सोते समय वो उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे बहुत सारी बीमारियां हैं। असल में उसे कोई बीमारी भी नहीं होती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो लोगों से चैरिटी ले सके, क्योंकि यही शॉर्टकट तरीका है घर बैठे कमाई करने का। लेकिन एक दिन उस लड़की को पता चल जाता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वो चुपके से चीजों को खाने लगती है। और फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि चैरिटी ऑफ द ईयर में आपकी बेटी की सिलेक्शन हुई है। इसका मतलब उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन वो नोट करती है कि उसकी बेटी के दांत खराब हो रहे हैं। वो इसे हॉस्पिटल में ले जाती है चेकअप के लिए, लेकिन डॉक्टर बताती है कि इसने मुंह से खाना खाया, जिस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। उसकी माँ को यकीन नहीं आता। अब उनका राज खुल ना जाए, इसलिए वो हॉस्पिटल चेंज करने लगती है। लेकिन अब डॉक्टर को शक हो चुका है। वो ऊपर कॉल करती है और उसकी इंक्वायरी के लिए एक औरत उनके घर आती है, लेकिन उसकी माँ उसे पहले ही मेडिसिन देती है और उसे ऐसे ही एक्टिंग करने का बोलती है। वो औरत उससे बहुत सारे सवाल पूछती है और बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। अब इसका राज खुलने वाला है, या ये फिर से वो चैरिटी के पैसे ले पाएगी। लाइक करो, पार्ट 2 भी आएगा। स्टोर की सफाई करते हुए उसे एक अजीब आदमी नजर आता है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये माइकल है जो अकेला रहता है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो दूसरों की गर्लफ्रेंड को देखकर जलता भी है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ठरकी भी है। आज वो अपने घर टीवी देख रहा होता है, यहाँ एक ऐड नजर आता है। वो वहाँ से उसका नंबर लेता है और उस नंबर पर कॉल करता है। वो लड़की से अगले दिन मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वो उस लड़की को पिक करता है, उसके साथ डिनर करता है और कुछ अच्छा टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो वो बेड पर अकेला होता है। उसके जिस्म पर एक गहरा जख्म का निशान होता है और जब वो अपना चेकअप करवाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी बॉडी में क्या है। फिर वो उसी होटल में जाता है जहाँ उस लड़की के साथ उसने डिनर किया था। वहाँ एक औरत होती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे पर काला जादू हुआ है और तुम्हारी बॉडी के अंदर एक काला धागा है जिसे तुम्हें निकालना होगा। अब आगे इस आदमी के साथ क्या होगा, ये काले जादू की स्टोरी है। यहाँ नीचे क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ चैनल पर अपलोड कर दिया है, फ्री में जाकर देख सकते हो। रॉक क्लाइंबिंग के दौरान यह तीनों एक्सीडेंटली लटक जाते हैं और उनकी रस्सी टूटने वाली होती है ज्यादा वेट की वजह से। तो पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बेटे से कहता है कि मेरी रस्सी काट दो। उसका बेटा ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर तीनों के मरने से बेहतर था कोई एक मरे, इसलिए वह काट देता है और उसका पिता अपनी कुर्बानी देकर अपने बच्चों को बचा लेता है। मगर यह बच्चे एडवेंचर के शौकीन हैं। पिता की मौत से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा और अगली बार वह माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग करने लगते हैं। आधे रास्ते में ही उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ तूफान आया हुआ है, मगर लिसा फिर भी आगे बढ़ना चाहती थी। वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही होती है और पहले से मौजूद मरे हुए लोगों की लाशें देखकर भी लिसा आगे बढ़ती रहती है। जैक अपनी बहन का साथ देता है, मगर फिर उनका साथी स्लिप होता है और वह एक स्नो क्लिफ में गिरने लगते हैं। वह सारी टीम स्लिप होती जाती है, मगर जैक हुक लगा लेता है और सबको बचा लेता है। मगर लिसा जो गड्ढे के अंदर होती है उसकी रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है। जैक अपनी बहन को आवाज देता है, मगर तभी पीछे से एक बर्फानी तूफान उनकी ओर गिर रहा। इस गुफा में जो भी हुआ बाहरी दुनिया कभी जान नहीं पाएगी। इस आदमी को एक ऐसा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा धुआं होता है। जब उसकी पत्नी उसका ढक्कन खोलती है तो उसके अंदर फूंक मारती है, जिसके फौरन बाद ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इस आदमी को समझ आ जाती है। फिर वो बॉक्स के अंदर तेज फूंक मारता है, जिसके बाद तेज हवा आती है। अब वो समझ चुके थे इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज डालेंगे आसमान से वही चीज गिरेगी। फिर वो वाइन खोलता है और उसका एक कतरा बॉक्स के अंदर डाल देता है, जिसके बाद पहाड़ों के बीचों बीच वाइन की एक नदी बहने लगती है और इन्हीं की ओर आ रही होती है। आदमी खुश होता है क्योंकि अब उसके पास बहुत ज्यादा वाइन है। लेकिन तभी उसकी पत्नी उसके मुंह के अंदर सोने का दान देख लेती है। अभी वो कुछ समझ पाता, वो एक ही मुक्के से उसका दान निकाल लेती है और फिर उसके सामने ही उस बॉक्स के अंदर फेंक देती है और आसमान की तरफ देखने लगती है, जहाँ से एक बहुत बड़े आकार का सोने का दांत गिरता है। लेकिन इससे मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि इस दांत के गिरने की वजह से वो यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि इस गुफा से निकलने का सिर्फ यही रास्ता था। इसलिए उसकी पत्नी डर जाती है और उस डब्बे के ढक्कन को बंद करके उसे नीचे रख देती है। लेकिन नीचे एक दलदल होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता डब्बे को सिंक करने लगती है और फिर डब्बे का ढक्कन भी खुल जाता है। अब आगे तो आप समझ गए होंगे कि इनके साथ क्या हुआ। इस लड़की की शादी एक अमीर घर में हुई है, लेकिन उसका पति बहुत जालिम है। वो उसे रोज मारता है। वो अपने घर वालों को बता नहीं सकती क्योंकि इससे उनकी शादी टूट जाएगी। वो आदमी उसके हाथ पर किस करता है और फिर अगले ही पल उसे थप्पड़ मारता है और फिर बालों से घसीटता हुआ उसे बाहर फेंक देता है। उनका बच्चा कानों पर हाथ रख के ये सुन रहा होता है, देख रहा होता है। जब उसको पता चलता है तो वो उसके सामने एक्टिंग करने लगता है और उसे बताता है कि वो सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं। लेकिन बच्चे को पता है ये रोज की रूटीन है। वो लड़की अपने बेटे को गले लगाती है। वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा। वो बताती है मुझे दर्द नहीं होता। फिर वो रोने लगती है। आज शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन ये जुल्म उसे रोज सहना पड़ता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर में इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है कि वो उसे रोक लेते हैं। इतना ही नहीं,
इतने एडवांस माहौल में भी उसके पास सेलफोन नहीं है। जब उसे कॉल आती है तो एक मेड उसे कॉल सुनाती है और वो सिर्फ अपने पति की बात सुन सकती है और कॉल खत्म होते ही उससे फोन ले लिया जाता है। लेकिन आज कुछ गेस्ट इनके घर आने वाले हैं, शायद ये अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कैसे? पार्ट 2 के लिए लाइक करो। एक जर्मन सिपाही नाजी से छुप रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी, एक पेड़ की जड़ में उसको जगह मिल गई। कमांडर उसके ऊपर खड़ा था लेकिन वह उसे नहीं देख पा रहा था। उनके जाने के बाद वह पटरी पर दौड़ने लगा। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और उसके पास एक कपड़ा ही था, लेकिन जल्द ही उसे एक गाड़ी मिल गई, लेकिन यह नाजी सैनिक की थी। वहाँ से एक नाजी कमांडर की वर्दी मिली। वह इसे पहनकर अपने चेहरे को साफ करता है ताकि किसी को शक न हो कि वह जर्मन है। फिर वह नाजी की तरह एक्टिंग करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे एक नाजी अपनी ओर आते हुए नजर आता है। वह डर जाता है, लेकिन वो नाजी के आते ही सैल्यूट करता है और उसे गाड़ी में बैठने का बोलता है, जिससे डेविड को भी यकीन हो गया है कि इसका राज अभी तक खुला नहीं है। फिर रास्ते में वो पुरानी वर्दी गाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वह खुश होता है क्योंकि अब वह खतरे से बाहर था। वह कैंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही नाजी सैनिक उन पर बंदूक तान लेते हैं। फिर वह फिर से एक्टिंग करने लगता है और उन पर चिल्लाता है जैसे वह नाजी कमांडर है। सभी इसका ऑर्डर मान लेते हैं और गन नीचे करके इसे सल्यूट करते हैं, लेकिन उस कमांडर को शक हो जाता है क्योंकि उसने अभी जर्मन के जूते पहने होते हैं। इसके साथ क्या होगा पार्ट 2 के लिए बस लाइक करो। ये लड़की मैप के ऊपर से चलती हुई गिर जाती है, लेकिन उसका पिता किंग है। वो हुक्म देता है कि इस राज्य को खत्म कर दो और अपनी सल्तनत में शामिल कर लो। अब बादशाह का हुक्म था तो उनको करना पड़ता है। उसकी आर्मी उस सल्तनत को खत्म कर देती है। उन्हें वहाँ से 3 ब्रेसलेट मिलते हैं जो डिफरेंट कलर के होते हैं। किंग वो अपनी बेटी को पहना देता है, लेकिन ये जादुई ब्रेसलेट होते हैं जो पहनते ही हाथों को जख्मी करने लगते हैं और अब वो निकाले भी नहीं जा सकते। बहुत कोशिशों के बाद भी ब्रेसलेट नहीं निकाले जा सके। फिर शहजादी की आंखों से जादुई रोशनी निकलती है जिससे सभी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। महल का जादूगर बताता है कि ये कड़े सिर्फ वही आदमी उतार सकता है जो शहजादी से प्यार करता है और उससे शादी करेगा। मजबूरन शहजादी के बड़े होने का इंतजार करना पड़ता है। अब शहजादी बड़ी हो चुकी थी। किंग उसे एक शहजादे से मिलवाता है, लेकिन ये वही लड़का है जिसकी सल्तनत को किंग ने खत्म किया था, जहाँ से ये ब्रेसलेट आए थे। लड़के को ये बात पता नहीं होती। वो शहजादी से प्यार करने लगता है और वो 2 कड़ों को भी उतरवा देता है, लेकिन जब तीसरे की बारी आती है तो उसे याद आ जाता है कि ये कड़े तो उसकी सल्तनत के ही हैं और ये वही आदमी है जिसने उसकी सल्तनत खत्म की थी और उसके पेरेंट्स को मारा था। इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब आगे क्या होगा पार्ट 2 के लिए लाइक करो। ये आदमी जैसे ही कॉफी पीता है इसका सांस अटकने लगता है और इसका कॉफी का कप नीचे गिर जाता है और उसकी सांस बंद होने लगती है और कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि सुबह उठते ही इसने 1 कप कॉफी पी थी और फिर अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करने लगा। उसकी पत्नी अपने पेरेंट्स के घर चली गई, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। वो दूसरा कप कॉफी का बनाने के लिए किचन में आता है। उसने वही कैंडल उठाई और पानी डाला और कप के अंदर कॉफी बीन्स डाले, लेकिन इस दफा जब उसने पहला घूंट लिया तो उसका गला पकड़ा गया और उसकी मौत हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेक किया तो उन्हें पता चला दूसरे कप के अंदर पॉइजन थी, लेकिन कंफ्यूजन ये थी कि पहला कप भी इसी कैंडल में बनाया गया। तो फिर मात्र 10 सेकंड के अंदर कैंडल के अंदर जहर किसने डाल दिया और इसके दौरान उनके घर पर भी कोई नहीं आया। एम्प्लॉयज ने भी ये कंफर्म किया कि वो हमारे साथ मीटिंग में थे। उन्होंने पहले कप की कॉफी को भी चेक किया, उसके अंदर कोई जहर नहीं थी। पुलिस भी कंफ्यूज थी कि अगर कैंडल के अंदर जहर होती तो पहली कॉफी पर इसकी मौत हो जाती। वो फिर अनुमान लगाते हैं कि इस दौरान कोई तो उनके घर पे आया होगा। जब वो सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने छतरी पकड़ी होती है, उसकी शक्ल नहीं नजर आ रही होती। अब यही मर्डरर हो सकती है, इसलिए लीजा अब पीटर जैक के लिए लड़की को जिंदा करना चाहता था, लेकिन काउबॉय भी सिंगल है, उसे भी एक लड़की चाहिए। लेकिन पीटर पहले ही डिसाइड कर चुका था कि वो उसको टाई बना देगा। जब पीटर घर आता है तो उसकी अलमीरा गायब होती है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। जल्दी वो उसे मिल जाती है, लेकिन अलमीरा तो मिल गई, उसकी चाबी अब गुम हो चुकी थी। इसलिए अब वो चारों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। मूवी देखते समय उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। काउबॉय गोली चलाता है। जैक को लगा ये उसे जख्मी करना चाहता है, इसलिए जैक उसे तीर मारता है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब तो अलमीरा भी नहीं होती जिससे वो डॉक्टर को जिंदा कर सके और काउबॉय की जान बचा सके। जैक को भी ये करके बुरा लग रहा होता है। तभी उनको एक सुराख के अंदर चाबी नजर आती है। वो जैक को अंदर घुसाते हैं। वो चाबी निकाल कर लाता है, तभी उस पर पीछे से एक चूहा अटैक कर देता है, लेकिन उसकी जान बच गई। फिर वो उसी डॉक्टर को जिंदा करते हैं जो काउबॉय को ठीक कर देता है। अब फाइनली पीटर उस लड़की को जिंदा करने वाला है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। अब जैक तो खुद ही चाहता था इस लड़की को जिंदा करना, उसने फिर रोका क्यों? पार्ट 4 के लिए लाइक करो। ये लड़की अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। ये एनी है जो गाँव से आई है और ये लीजा है जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। यहाँ टाइपिंग स्पीड का टेस्ट हो रहा है। पहला राउंड फिनिश होता है, दोनों ने बराबर स्कोर की है। एनी कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन लीजा बहुत शातिर है, उसे लगता है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब अगला राउंड शुरू होता है। 5 मिनट तक उन्हें टाइपिंग करनी होगी, लेकिन एनी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। उसका ट्रेनर उसे कॉन्फिडेंस देता है कि तुम ये कंपटीशन जीत सकती हो, जिसके बाद वो रेडी हो जाती है। लीजा उसे मिडिल फिंगर दिखाती है कि तुम ये नहीं जीत सकती। कंपटीशन शुरू होता है, दोनों बड़ी स्पीड से टाइपिंग कर रही होती है। सबको यही लग रहा था कि लीजा आसानी से जीत जाएगी और उसका ट्रेनर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि एनी कभी भी ये कंपटीशन जीत ही नहीं सकती, क्योंकि उसने आज तक इतनी तेज टाइपिंग की ही नहीं होती। फिर कुछ देर बाद उसे अंदर से आवाजें आती है। वो जब जाकर देखता है तो ये कंपटीशन
कंपटीशन एनी जीत चुकी होती है, उसे यकीन नहीं आता। एनी इससे बहुत खुश होती है। ये पहली दफा था कि उसने किसी चैंपियन को हराया था। अब उसका फेम ज्यादा बढ़ने लगता है। ये आदमी जो उसका ट्रेनर था और उससे प्यार भी करता था, अब उससे दूर हो चुका है। लेकिन एनी को इसकी फिक्र नहीं है। वो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है और अब उसका कंपटीशन कंट्री लेवल पर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार उसके साथ ट्रेनर भी नहीं। इस वेट्रेस ने हाई हिल से ड्रिंक को मिक्स किया और फिर इस घमंडी औरत को दे दिया। उसे जैसे पहले से ही पता था, उसने कॉफी को नीचे गिरा दिया, जिससे वेट्रेस डर गई, क्योंकि ये थाईलैंड की प्रिंसेस है। अब उसकी एज बढ़ रही है, इसलिए वो अपने चेहरे पर गुस्सा रखती है ताकि वो यंग लगे। अब वो देखती है कि वेट्रेस ने बहुत प्यारी रिंग पहनी हुई है। वो उसे उतारने का बोलती है, क्योंकि एक वेट्रेस इतनी एक्सपेंसिव रिंग अफोर्ड कैसे कर सकती है। फिर वो उसे गिरा देती है और अपने पाँव के नीचे रख लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए खाना लाना होगा, उसके बाद ही ये रिंग तुम्हें वापस मिलेगी। वेट्रेस जाती है। वो देखती है प्रिंसेस को सी फूड से एलर्जी है। वो सी फूड से बने नूडल से सी फूड निकालती है और उसे खाने के लिए दे देती है, जिसके खाने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो वेट्रेस डर जाती है और उसे वॉशरूम जाने का बोलती है। वो वॉशरूम में जाती है। वेट्रेस उसकी पिक्चर उठा लेती है जो उसकी पर्सनल होती है। तभी वो प्रिंसेस वापस आ जाती है। उसकी आंखों में खून होता है, जैसे उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो, जिससे वेट्रेस डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जब प्लेन लैंड होता है तो उसे पता चलता है कि उस प्रिंसेस की मौत हो चुकी है, लेकिन असल में ये मर्डर था। अपने गुस्से की वजह से वेट्रेस ने उसका मर्डर कर दिया। इस आदमी ने अभी एक मर्डर किया है। वो अपने कपड़े उतारने लगा, क्योंकि वो पेशे से वकील है। उसे पता है खाली हाथ पुलिस वाले उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। पहले दिन जाते ही जेल में वो डिमांड करता है कि उसे एक मैट्रेस चाहिए, क्योंकि उसे आरामदेह नींद चाहिए थी। पुलिस वाला ये सुनकर हंसने लगता है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, इसलिए उनको ये बात माननी पड़ती है। उसके लिए एक अच्छा मैट्रेस लाया जाता है। अगले दिन अदालत में उसकी सुनवाई होती है। कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलता। जज उसे रिहा करने वाला है, लेकिन फिर एकदम से उसका रवैया बदल जाता है। वो जज की इंसल्ट करता है और बोलता है कि मैं एक कातिल हूँ, तुम मुझे यूँ कैसे छोड़ सकती हो। वो बोलता है कि तुम वही जज हो जिसने 10 साल पहले मेरी वाइफ के कातिलों को छोड़ा था। जज गुस्सा हो जाती है और इसे जेल में बंद करने का ऑर्डर दे देती है। जेल के अंदर वो पुलिस वालों से दोबारा चीजों की डिमांड करता है, लेकिन वो हंस रहे थे इसकी हरकतों पर। उसने जो कत्ल करा है उसके सबूत सिर्फ उसी के पास है। मजबूरन पुलिस वालों को ये बात माननी पड़ती है। फिर जैक एक जगह का बताता है। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं जहाँ जमीन के अंदर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। ये तो शुरुआत है। पार्ट 2 के लिए लाइक करो। ये लड़की अपना हेयर स्टाइल बनवाने आई थी, लेकिन इसे क्या पता कि जल्दी इसकी मौत होने वाली है। आदमी ने स्टीम को एडजस्ट किया और कमरे से चला गया, लेकिन अजीब चीज यहाँ हुई। स्टीम खुद ही अपनी हीट को बढ़ाने लगा। लड़की ने बड़ी कोशिश की वहाँ से निकलने की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसकी आवाज भी कोई नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि दरवाजा बंद था। हीट ज्यादा होने की वजह से कुछ ही समय में उसकी मौत होगी। और इतना ही नहीं, किसी ने उसकी फोटो के ऊपर ब्लड के साथ क्रॉस का निशान बना दिया। फिर इस आदमी को दिखाया जाता है जो अपना काम मुकम्मल करने के बाद रूम के अंदर जाता है। तभी नेल गन खुद ब खुद ऑपरेट होने लगती है और वो उसकी और निशाना लगाकर उसको मार देती है। अब 2 मर्डर हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन टीम को इन दोनों मर्डर्स में एक कॉमन चीज मिलती है। वहाँ पर एक जैसा ही सिक्का होता है। जैक को लगा ये किसी किस्म का कर्स है जिस वजह से इनकी मौत हुई। फिर वो उस लड़की के घर जाते हैं जहाँ उन्हें वो तस्वीर मिलती है जिस पर ब्लड से क्रॉस का निशान बनाया गया था। फिर तीसरा मर्डर होने लगता है। जैसे इसने बाइट लिया, इसके मुंह से ब्लड की वॉमिटिंग होने लगी, लेकिन जैक क्विकली वहाँ पहुँच गया। दोनों ने सिक्के को ढूंढा और उसको गोली से तोड़ दिया। सिक्के के टूटते सारी उसकी वॉमिटिंग खत्म होगी, वो नॉर्मल होगी। फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो ये सब कर रही होती है। उसका पति उसे ये सब रोकने का बोलता है, लेकिन वो गुस्से में है। वो ऐसा क्यों कर? बाहुबली की तरह पैदा होते ही इस औरत ने अपने बच्चे को पानी में धकेल दिया और फिर अगले ही पल वहाँ से जंगली भेड़िया आए जो इस औरत को अपना शिकार बना लेते हैं और वो बच्चा पानी पे तैरता हुआ एक किनारे पर लगता है। 2 बोने बच्चे उसे देख लेते हैं। बच्चे दौड़कर अपने पिता के पास जाते हैं। ये बोनों की जमीन है, यहाँ सभी 2 फुट के हैं। वो अपने पिता को लेकर आते हैं, लेकिन उसका पिता बताता है कि ये जाइंट है, जो यहाँ से दूर रहते हैं वो खतरनाक है, हम इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसका बेटा रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसका पिता बात नहीं मानता। इतने में गाँव का मुखिया उसे पीछे से बुलाता है। जाने से पहले वो फिर से अपने बच्चों को बोलता है कि इसे हम अपने पास नहीं रख सकते। मुखिया उस पर इल्जाम लगाता है कि तुमने मेरे खेतों में जानवर छोड़े हैं। फिर उसे भी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों उसी ओर जाने लगते हैं, लेकिन माइकल उनसे पहले पहुंच जाता है। तो वो देखता है उसकी पत्नी ने बच्चे को उठाया हुआ है, जिससे बच्चा भी खुश हो रहा होता है। लेकिन माइकल उसे रोकता है कि इसको घर लेकर नहीं आना, लेकिन उसकी बीवी उसकी कोई बात नहीं मानती और उसे अपने घर ले आती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि असल स्टोरी तो अभी शुरू हुई है। पार्ट 2 के लिए बस लाइक करो। जैसे इस लड़के की आंख खुलती है तो उसके बेड पर बहुत ज्यादा पानी होता है। वो लाइट ऑन करता है तो पूरे कमरे में पानी भरने लगता है। वो अपने दोस्त को उठाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से ना निकले तो पानी में डूबकर मर जाएंगे। कुछ लड़के टॉयलेट सीट में पाइप डालकर सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जॉन बनेगा डॉन। वो यहाँ से निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जितना भी जोर लगा ले दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो वापस पलटता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक मिरर है। उसे लगता है कि ये मिरर तोड़ा जा सकता है, इसलिए वो शीशे के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, जिससे उसमें क्रैक आते हैं, वो टूट जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन वो आदमी इनको फेल कर देता है, क्योंकि उन्होंने टीम वर्क नहीं किया। उनकी वजह से एक उनका दोस्त मारा गया, क्योंकि ये सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ इनकी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर में जाकर खुफिया एजेंट बनना है। अब इनको प्लेन से जंप करवा दिया जाता है। जब वो जंप करते हैं तो वो बताता है कि तुम में से किसी एक आदमी के बैग में पैराशूट नहीं है। अब उस आदमी को ढूंढना होगा और उसकी जान बचानी होगी, वरना सभी फेल होंगे। पार्ट 2 के लिए लाइक करो।
ये वही लड़की है जो जेल के अंदर एक्सरसाइज करती है ताकि वो अपने पति से बदला ले सके, जिसने उसे यहाँ फंसाया है। ये पार्ट 2 है। उसकी सेलमेट उसे बताती है कि अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है ना, क्योंकि जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती है। वो जेल्स के रूल को फॉलो करती है और ऐसा करते करते 8 साल गुजर जाते हैं। अब उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे बेल मिल जाती है। अब उसका पहला मकसद यही था कि वो उनको ढूंढे कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है जहाँ उसकी दोस्त काम करती थी, उससे पूछती है, लेकिन उसके पास कोई मालूमात नहीं होती। वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो रात को चुपके से स्कूल के अंदर चली जाती है ताकि वो पता लगा सके कि उसकी दोस्त कहाँ गई है। लेकिन अभी वो कुछ ढूंढ पाती, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है ना, खिड़की से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो इतनी तेज नहीं होती। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। वो पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलता है कि सभी क्रिमिनल ऐसे ही करते हैं। वो इसको जेल की ओर ले जा रहा होता है, लेकिन फिर वो एक शॉप पर रुकता है क्योंकि उसे कुछ लेना होता है। लेकिन वो इतना मूर्ख होता है कि वो गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़ देता है। अब लीजा के पास मौका है, क्या वो यहाँ से भागेगी? पार्ट 3 के लिए लाइक करो। ये लड़का आत्मा को अपने वश में करके उनसे काम ले सकता है, लेकिन यही बच्चा बचपन में आत्मा से डरता था। उसकी ट्रेनिंग की गई क्योंकि यही उसकी शक्ति है। जल्दी वो बड़ा हो जाता है, लेकिन अब उसे नशे की लत लग चुकी है। ये वही सातों बच्चे हैं जिनकी शक्तियाँ सबसे ज्यादा है। ये पार्ट 2 है। अब इनका पिता बताता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। वो उसके साथ लड़ने के लिए वहाँ जाते हैं। जो इनमें से खुद को मॉन्स्टर बना सकता है वो उसके सारे गैंग को खत्म कर देता है, लेकिन इस सब में उसकी जान भी चली जाती है। उसका पिता बताता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर मिलकर लड़ते उसकी रक्षा करते तो वो आज जिंदा होता। इस लड़ाई की वजह से सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और उनका आपस में रिश्ता खत्म हो जाता है। एक भाई चांद पर चला जाता है और ये लड़की मॉडल बन जाती है, और ये पीटर है जो स्पेस टाइम में ट्रेवल कर सकता है। सभी अपने अपने कामों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। फिर ये चिंपैंजी बताता है कि उनके पिता की डेथ हो चुकी है, सभी को इकट्ठा होना होगा ताकि उसका फ्यूनरल कर सके। लेकिन पीटर तो बहुत आगे निकल चुका है, वो पृथ्वी के आखिरी छोर पर आ चुका है और यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल है। 10,000 लाइक करो, पार्ट 3 भी आएगा। ये कैदी बड़ा अजीब है, वो किसी भी जानवर किसी भी चीज की आवाज निकाल सकता है। ऑफिसर इसकी हरकतों को देख रहा होता है, वो इसकी शक्ति से बड़ा हैरान होता है क्योंकि वो मोटे आदमी को तंग कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है जिस पर डेली वो मोटा आदमी सो जाता है, लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सोया था। इसकी आवाजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसे जेल में पहली दफा लाया गया था तो डैनी उससे पूछता है कि उसने क्या जुर्म किया है। वो उसे बताने की बजाय दिखाता है। सभी बिजी होते हैं, तभी वो अपने मुंह से एक मशीन गन की आवाज निकालता है। सभी को लगा यहाँ पर गोलियां चल रही हैं, सभी झुक जाते हैं। उसने अपनी कला से सबको डरा दिया और डैनी को बड़े फकर से बताता है कि अपुन के अंदर यही कला है, अपुन किसी की भी आवाज को कॉपी कर सकता है, निकाल सकता है। फिर पुलिस वाला डैनी को ले जाता है। अब कैदियों को पुलिस वाले पढ़ाने लगते हैं, लेकिन जैक फिर से माइक उठाता है क्योंकि सामने बैठा पुलिस वाला उसे ये करने का बोलता है। वो स्पीकर में अनाउंस करता है कि पीटर को बाहर साइड पे बुलाया जा रहा है, जिसे पीटर खुश हो जाता है और अपनी हैट उठा के वहाँ से निकल जाता है। फिर इसी कला से वो क्लास को भी खत्म कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अब उसे तंग करने में मजा आ रहा होता है। इवन ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी वो ट्रेन करने वाले अफसर के कदमों की आवाज मुंह से निकाल रहा होता है। जैक बहुत शरारती है, वो ये सब मजे के लिए करता है। लेकिन अगर आपके पास यही शक्ति हो, घर पर अकेले हो, तो इस बच्चे से कुछ सीखो। इसने गर्म लोहे का टुकड़ा ताले पर चिपका दिया और फिर सीढ़ियों पर कुछ लिक्विड लगाया और एक कील खड़ा कर दिया और फिर दूसरी सीढ़ियों पर पानी डाल दिया ताकि जगह स्लिपरी हो जाए। फिर इसने अपने भागने के लिए एक रस्सी से वहाँ पर जुगाड़ बनाया। ये चोरों का इलाका है, वो घर में अकेला है, बाकी सारे ट्रिप पर गए हैं। अब उसने सारी तैयारियां कर ली हैं। तभी वहाँ पर 2 चोर आते हैं। वो बच्चे को सेंटा क्लॉज का बोलकर दरवाजा खोलने का बोलते हैं, लेकिन बच्चा पहले ही रेडी था। वो उसकी टांग पर शर्रे वाली गोली चला देता है। वो चिल्लाने लगता है। तभी उसका पार्टनर अंदर झांकता है। पीटर उस पर भी गोली चला देता है। वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और पीछे के रास्ते से जाने लगते हैं। सीढ़ियों पर पाँव रखते ही वो गिर जाता है। फिर उसके पार्टनर के साथ भी ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो जैसे तैसे करके दरवाजे को टच करता है। टच करते ही उसका हाथ जल जाता है। वो बर्फ के अंदर अपने हाथ को डाल लेता है। बच्चा खुशी से नाच रहा होता है क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर उसका पार्टनर बेसमेंट के दरवाजे से अंदर आ जाता है, लेकिन पीटर ने यहाँ पहले ट्रैप लगाया था। वो जैसे ही रोशनी करने के लिए रस्सी खींचता है, गर्म मिस्त्री उसके चेहरे पर लगती है। वो वहीं गिर जाता है। अभी तो और भी इनके साथ बहुत बुरा होगा। पार्ट 2 के लिए लाइक करो। इस लड़की ने चुपके से अपने पिता की तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये गलती उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। अगले दिन काम होने की वजह से उसका पिता टाइम पर घर नहीं आता। तभी 2 आदमी उनके घर आते हैं जिनके सर पर कैमरे लगे हुए थे। वो माइकल को मारने आए थे, लेकिन माइकल घर पर नहीं था। वो उसकी पत्नी और उसके भाई को मार देते हैं, लेकिन लीजा ये सब देख लेती है। वो भागने लगती है क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर थी। उसे बचने के लिए जंप करना पड़ता है, लेकिन अभी भी किलर उस पर गोलियां चला रहा होता है। थोड़ी देर बाद माइकल घर आता है। वो देखता है उसकी पत्नी और भाई की मौत हो गई है, लेकिन उसे पता है ये सब किसने किया है। लीजा भी वहाँ जाती है। वो रोने लगती है। उसका पिता उसे गाड़ी में लेकर निकल जाता है। दूसरी साइड किलर को भी पता चल गया था, उन्होंने गलत आदमी को मारा है। माइकल अभी भी जिंदा है। वो अपनी बेटी को एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ वो अपनी चीजें निकालता है, कुछ कैश, कुछ पासपोर्ट, नंबर प्लेट्स और फोन। लेकिन उसकी बेटी को बहुत गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि वो एक गैंगस्टर फैमिली का हिस्सा है जिसे बचपन से मर्डर करना सिखाया गया था, लेकिन जब से उसकी माँ से मिला उसने ये काम छोड़ दिया, इसलिए अब उसकी जान के दुश्मन है। लेकिन अब उसकी पत्नी मर चुकी है, वो बदला लेगा। पार्ट 2 के लिए लाइक करो। ये औरत बहुत ही शातिर है। वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करती है। वो एक औरत से मिलती है जो सच में प्रेग्नेंट होती है। वो उसे टिप्स देती है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है और उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना लेती है। कुछ ही महीनों के बाद उसकी डिलीवरी होती है। इस बात का मैरी को भी पता चल जाता है, इसलिए उसने पहले ही प्लान
प्लान बनाया हुआ था। पहले वो अपनी सास को बेहोशी की मेडिसिन देती है और फिर अपने पति को बताती है कि तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए, वो अपनी डिलीवरी खुद करवा सकती है। फिर वो अपनी दोस्त के घर जाती है जिसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उस बच्चे के कमरे में जाती है और उसके साथ तस्वीरें बनाती है और अपने पति को भेज देती है और बताती है कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। सब उसकी बात मान लेते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है उस औरत के पास जिसका बेबी पैदा होने वाला था। वो बेसमेंट के अंदर जाती है और वहाँ अपनी नकली बेली को रिमूव करके नर्स के कपड़े चुरा कर पहन लेती है और उस नर्स से मिलती है जिसके पास वो बेबी होता है। वो उसे कहीं और भेजकर बेबी को खुद लेकर एलिवेटर के अंदर आ जाती है और वहाँ पर वो चेंज करती है और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इतने में लीजा को होश आ जाती है। उसका पति और वो वेट कर रहे होते हैं अपने बच्चे का, लेकिन नर्स वहाँ आती है जो बच्चे को लेने आई थी नहलाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि बच्चा तो यहाँ है ही नहीं। अब लीजा को पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। पार्ट 2। इस बच्चे की आंखें टाइटेनियम की बनी हुई हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। वो अपनी आंखों से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इससे उसे बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो अपने दोस्तों को ये पावर दिखाता है। वहाँ वो इशारे से बहुत सारे स्नैक निकाल लेता है। सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो बाहर बैठे होते हैं। उन्हें वहाँ पर एक गार्बेज ट्रक नजर आता है। माइक अपनी पावर का शो ऑफ करना चाहता था। वो ट्रक की तरफ देखता है जिससे ट्रक का सर्किट ब्लास्ट कर जाता है और फिर उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। एक पुराना शिप जिसके करीब बहुत ज्यादा कचरा है। वो कुछ समझ नहीं पाता। इतने में वो गार्बेज ट्रक उनके ऊपर गंद फेंक देता है और इसकी वीडियो एक लड़की बना देती है। फिर वो वही लोकेशन अपने दोस्त के आईपैड पे देखता है जिसे उसने अपने ख्यालात में देखा था। वो उस जगह जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुँचने पे उन्हें वही गंद नजर आता है और वहाँ पे एक शिप भी होता है। माइक को एक रोबोट स्कैन करता है और फिर उस शिप से एक जायंट रोबोट निकलता है जो इनको पाँव के नीचे देता है, लेकिन ये एक लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर जाता है तो सामने बहुत हाईटेक चीजें होती हैं। माइक एक जगह खड़ा हो जाता है। उसे एक आदमी बताता है कि इस शहर को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो क्योंकि तुम ही हो सिर्फ जो इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो। ये कैदी अभी जेल से रिहा हुआ है। वो बहुत खुश है, नाचने लगता है और दूसरे कैदियों को चिढ़ाने लगता है क्योंकि अब वो अमीर आदमी बनने वाला है। 2 साल पहले उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हीरा चुराया था, लेकिन एक दोस्त ने गद्दारी की पुलिस को बुला दिया जिस वजह से जैक ने वो हीरा एयर डक में छुपा दिया। लेकिन जैसे वो उस जगह जाता है हीरा निकालने के लिए, वो देखकर हैरान था कि वहाँ एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है। वो गुस्से से आग भी गोला हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फिर वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, लेकिन पुलिस वाला उसे बताता है यहाँ 2 लोगों की एंट्री हो सकती है, एक जिसे हथकड़ी लगी और दूसरा जो पुलिस वाला हो। तभी वो पिज्जा को एक डिटेक्टिव को देता है और उसका कार्ड चुरा लेता है, जिसके बाद वो अपने अंकल को उस कार्ड का डुप्लीकेट बनाने का बोलता है। डुप्लीकेट बनने के बाद वो पुलिस वालों की तरह एक्टिंग करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है और फिर पुलिस वाला बन के स्टेशन के अंदर चला जाता है। वो फौरन 3rd फ्लोर पर जाता है जहाँ उसने वो हीरा छुपाया था। जैसे वो डक को खोलने लगता है तभी वहाँ पर एक प्रिजनर आ जाता है जो भाग रहा था। जैक उसे किक मारता है, वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसका पूछते हैं तुम कौन हो। वो बताता है कि वो भी एक पुलिस वाला है। वो उसे असली पुलिस वाला समझते हैं, इसलिए उसकी ड्यूटी माइकल के साथ लगाते हैं एक मर्डर केस पर। अब आगे क्या होगा, हीरा मिलेगा या नहीं, पार्ट 2 के लिए लाइक करो। ये लड़की देखती है कि उसका पति जो उसका टीचर भी है वो किसी और लड़की के साथ बात कर रहा है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर घर आके स्मिथ उसे बताता है कि वो सिर्फ उनका टीचर है, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। जिसके बाद वो मान जाती है, लेकिन वो ये नोट करता है कि जब भी लड़कियों से बात करती है तो एनी को जेलसी होती है, इसलिए इसे लगता है कि वो उसे चीट कर रहा है। इसलिए अगले दिन कॉलेज में वो एनी का हाथ पकड़कर कॉलेज में जाता है और सबके सामने ये रिवील करता है कि वो उसका पति है, जिससे बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट जाता है क्योंकि स्मिथ इतना खूबसूरत है कि वो सबका ही क्रश है। लेकिन एनी इससे खुश होती है। ये लड़की भी उससे प्यार करती है क्योंकि इसके चक्कर में वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रही है, जहाँ से वो भागकर पुलिस से बचती हुई जब स्मिथ के पास आती है तो स्मिथ की शादी हो चुकी होती है। अब वो यहाँ आई है बदला लेने के लिए। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 3 भी आएगा। ये छोटी बच्ची हाथ के इशारे से ईंटों को सोने का बना देती है क्योंकि बच्ची चाहती थी कि वो जादू से पैसे बनाए और अपने पापा को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। लेकिन उसकी माँ जो स्वर्ग में थी उसे देख रही थी। उसने बच्ची का सारा जादू वापस ले लिया और सख्त हिदायत दी कि अब पैसे सिर्फ मेहनत से कमाने हैं। पापा ने जब देखा कि बड़ा सा सोने का ईंट पत्थर में बदल गया तो उसे लगा कि भूख के कारण इल्यूजन हो रहा है। इस वक्त बच्ची को जबरदस्त भूख लगी थी। मजबूरी में पापा उसे शहर के सबसे मशहूर नूडल्स खिलाने ले गए, लेकिन बच्ची ने एक ही बाइट ली और उल्टी कर दी। ये नूडल्स तो इतने घटिया हैं कि मर जाने को दिल कर रहा है। उसने कटोरी तोड़ दी। होटल का मालिक गुस्से में आ गया और पापा को हर्जाना देना पड़ा। अब दोनों बाहर आ गए और सोचने लगे कि पैसे कैसे कमाएं। तभी बच्ची ने एक आइडिया दिया, पापा चलो हम खुद का फूड स्टॉल लगाते हैं। उसे यकीन था कि उसके बनाए नूडल्स किसी से कम नहीं। उन्होंने वही किया। रात को नाइट मार्केट में स्टॉल लगाया। काफी लोग थे, उम्मीद थी कि धंधा चलेगा, लेकिन इतना सस्ता है भी कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। पापा फिक्र मत करो, ग्राहक जरूर आएंगे। तभी एक कस्टमर आता है, मिस्टर लिन प्राइस थोड़ा कम करो, मैंने तो पहले ही सस्ता रखा है। ये नाइट मार्केट है, 5 युआन भी बहुत ज्यादा है। क्या 5 युआन? लेकिन बोर्ड पर तो लिखा है 500 युआन। वह अपनी बेटी से पूछता है, क्या तुमने 0 बढ़ाए थे? पापा आप ज्यादा पैसे कमाना नहीं चाहते? हाँ चाहता हूँ, लेकिन 500 युआन एक कटोरी के, ये तो लूट है। लेकिन पापा मेरी बनाई नूडल्स बाकियों से अलग है, बहुत टेस्टी है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पार्ट 3 के लिए कमेंट्स में नूडल्स लिखें।
ये दोनों जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती हैं, तभी ये लड़की उसकी बम पर कैचअप गिरा देती है। बॉस पहले ये सीन देख लेता है। जिसने ये इंटरव्यू लेना होता है वो अपने स्वीपर से आइडेंटिटी चेंज कर लेता है और खुद सफाई करने वाला बन जाता है। फिर उसी की जगह सफाई करने लगता है। वो लड़की के पाँव के ऊपर से ब्रश लगाता है, जिसके बाद वो घमंडी लड़की उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी मैरी इसे रोकती है और ऐसा ना करने का बोलती है। लेकिन ऐना उसके बम को देखती है जो उसने खुद ही गंदा किया था। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी वो नकली बॉस उसे अंदर ले जाता है। फिर वो स्वीपर से बातें करने लगती है जो असल में बॉस है। वो स्वीपर उसे अपनी शर्ट देता है। दूसरी ओर नौकरी पाने के लिए वो लड़की से सेड्यूस कर रही होती है, लेकिन असल बॉस तो ये है जिसने पहले ही मैरी को सिलेक्ट कर लिया और इससे वो सैलरी की बात कर रहा होता है। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे जॉब मिल जाती है। तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है जिसे लगता है नौकरी उसे मिली है, लेकिन स्वीपर सच बता देता है कि असली बॉस तो ये है। जिसके बाद उसका मुंह देखने लायक होता है क्योंकि इन सब ने इसका मिलकर मोह मोह कर दिया। अच्छा बताओ क्या जिंदगी में ऑनेस्टी सच में काम आती है?